पूजा मौजूद हैं। पूजा, फार्मा, एफएमसीजी और साथ ही एविएशन, ये तो कुछ ऐसी पॉकेट्स है जो कि लाइमलाइट में रहेंगी आज, लेकिन स्पेसिफिक शेयर्स कौन से जो कि आज खबरों में हैं? जी, खबरों में आज सबसे पहले नजर रहेगी लिस्टिंग पर। जीटीपीएल हैथवे की आज लिस्टिंग होनी है, जिसका की जो आईपीओ था, अगर उसकी बात करें तो करीब 1.5 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। इशू प्राइस इसका 170 तय किया गया था और प्राइस बैंड 167 से 170 प्रति शेयर था। तो आज इसकी लिस्टिंग होगी, देखना होगा आज किस तरह का परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा दो एविएशन स्टॉक्स, जैसे कि दीपाली भी आप हमें बता रही थी, आज फोकस में रहेंगे। जेट एयरवेज आज रडार पर होना चाहिए। जेट एयरवेज की हिस्सेदारी बेचने की खबर आ रही थी, डेल्टा एयरलाइंस को करीब 24% स्टेक बेचने की खबरें काफ़ी आ रही थी। उस पर जेट एयरवेज का क्लैरिफिकेशन आया है कि कंपनी अफवाहों पर किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देगी। तो इस तरह की क्लैरिफिकेशन जेट एयरवेज की तरफ से इस खबर पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और एविएशन स्टॉक इंडिगो भी आज खबरों में रहेगा। यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है कि एयर इंडिया में हिस्सा खरीदने के लिए निवेशकों के साथ बैठक हो सकती है और अगले हफ्ते यानी 6 जुलाई के आसपास ये बैठक होते हुए नजर आएगी, जिसमें कि वो एयर इंडिया में स्टेक खरीदने के लिए निवेशकों के साथ चर्चा करेगी, जिसके चलते इंडिगो का स्टॉक भी आज फोकस में रह सकता है। कुछ और स्टॉक्स पर नजर डालें तो वर्क हार्ड, ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। एक पॉजिटिव खबर यहाँ पर आती हुई, कंपनी को एक आई ड्रॉप के लिए यूएसएफडीए की मंजूरी मिल चुकी है, जिसका कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो कनाडा में है। तो ये जो दवाई है, ये जो ड्रग है, इसके लिए कंपनी को यूएसएफडीए की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। यस बैंक, यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है 26 जुलाई को बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें कि नतीजों पर विचार किया जाएगा और इसके अलावा शेयर विभाजन पर भी विचार किया जाएगा। तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। इसके अलावा एक और बैंक आईसीआईसीआई बैंक, ये भी आज खबरों में रह सकता है। इंडोस्टार बैंक की काफ़ी समय से कोशिश हो रही थी कि अपने जो नॉन कोर एसेट्स हैं वहां पर हिस्सेदारी खरीदे, मोनेटाइजेशन करे। तो उसके संदर्भ में खबर निकलती हुई आ रही है कि इंडोस्टार जो एवरस्टोन कैपिटल की सब्सिडरी है, वो आईसीआईसीआई होम फाइनेंस में हिस्सेदारी खरीद सकती है। खबर निकल कर आ रही है कि करीब 70% हिस्सा खरीद सकती है 2000 करोड़ रुपए में। तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। और आखिर में बात करते हैं ओएनजीसी की। ओएनजीसी विदेश ने नामीबियन ऑयल ब्लॉक में हिस्सा खरीदा है, यूके की कंपनी से हिस्सा खरीदा है। और ये जो ऑयल ब्लॉक है, इसमें ओएनजीसी विदेश ने करीब 30% की हिस्सेदारी खरीदी है, जिसके चलते ये स्टॉक भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। ठीक है, तो ये खबरों वाले शेयर्स बताए हैं। इनफैक्ट सभी खबरें इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो आईसीआईसीआई होम फाइनेंस से जुड़ी हुई हो, ओएनजीसी से जुड़ी हुई या फिर एविएशन स्पेस से जुड़ी हुई क्यों ना हो, तो इन सभी स्टॉक्स पर आप फोकस करें आज के सेशन में। लेकिन कल एफएमसीजी स्पेस में एक अच्छी वाइब्रेंसी बनी हुई थी और सीधा इम्पैक्ट था जीएसटी रोल आउट का। आईटीसी जैसे स्टॉक्स को हाउसेस ने काफ़ी स्ट्रांगली रेट किया है, लेकिन अब जीएसटी का कुछ और इम्पैक्ट भी दिखा है। दरअसल जीएसटी से ज़रूरी दवाओं के जो दाम है उसमें इजाफा हुआ है। नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन यानी एनएलईएम के तहत 761 दवाओं के दाम बदले गए हैं और इससे 561 ज़रूरी दवाओं की कीमतों में 2.25% की बढ़ोतरी हुई, जबकि 22 दवाओं के दाम 4% बढ़ गए हैं। एनएलईएम के तहत 14 दवाइयों की कीमत में 6.5% की बढ़ोतरी हुई है और 7 दवाओं के दाम में 0.5% और 22 दवाएं ऐसी हैं जिनके दाम करीब 4% तक बढ़े हैं। एक दवा की कीमत में 8.5% की बढ़ोतरी हुई है और 156 दवाओं की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। और 1 जुलाई से देश भर में जीएसटी लागू होने के बाद हम उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं। अभी हमने दवाओं की बात की, लेकिन इस ऐतिहासिक बिल का ऑटोमोबाइल सेक्टर पर भी बड़ा असर देखने को मिला है। जीएसटी लागू होने के बाद अब होंडा कार्स इंडिया ने भी अपनी गाड़ियों के दाम करीब 1.25 लाख रुपए तक कम कर दिए हैं। हालांकि अभी होंडा ने अकॉर्ड हाइब्रिड के दाम में किसी तरह की कोई कटौती नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि कंपनी जल्द ही अकॉर्ड हाइब्रिड के दाम में भी भारी कटौती कर सकती है। और एक और इम्पॉर्टेंट खबर, महाराष्ट्र में गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन 2% महंगा हो गया है। जीएसटी के बाद कमाई की भरपाई के लिए गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन महंगा हुआ है। 2 और 3 व्हीलर पर अब 10 से 12% रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी, जबकि पहले 2-3 व्हीलर पर 8 से 10% रजिस्ट्रेशन फीस थी। वहीं पेट्रोल कार पर 9 से 11% के बदले 11 से 13% फीस लगेगी। और वित्त वर्ष 2016-17 में डिजिटल पेमेंट में 55% का इजाफा हुआ है। नीति आयोग के प्रिंसिपल एडवाइजर रतन वठल ने कहा है कि ये डिजिटल पेमेंट की ओर बढ़ रही अर्थव्यवस्था के लिए ये अच्छा संकेत है और इसी दौरान सरकार ने नोटबंदी का भी ऐलान किया था, जिसका अच्छा रिजल्ट रहा। वठल ने कहा कि डिजिटल पेमेंट वित्त वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक करीब 28% के हिसाब से बढ़ा है और सरकार ने मार्च 2018 तक 25 बिलियन के डिजिटल ट्रांजैक्शन का
लक्ष्य रखा है। और डिजिटल पेमेंट के लिए सरकार फीस पॉलिसी बनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए नीति आयोग ने रिसर्च रिपोर्ट तैयार की है, जिसके आधार पर पॉलिसी बनाई जाएगी। रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटल पेमेंट की राह का सबसे बड़ा रोड़ा उसकी फीस है। आरटीजीएस, नेफ्ट और डेबिट कार्ड से पेमेंट पर अलग अलग चार्ज लगते हैं। नीति आयोग ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए फीस का एक स्ट्रक्चर बनाने का सुझाव दिया है। और इस बीच नेशनल पेमेंट्स ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने सभी बैंक खातों को आधार नंबर से जोड़ने की सिफारिश की है, ताकि डिजिटल पेमेंट का विस्तार किया जा सके। लेकिन अब यहाँ से सीधे आपको बता देते हैं कि ब्रोकरेज हाउसेस की जो रिपोर्ट्स आई हैं आज कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स पर, वो कौन सी हैं। अंचल हमारे साथ मौजूद हैं रिपोर्ट्स लेकर। अंचल, कल तो एफएमसीजी शेयर्स पर ज़्यादातर हाउसेस की रिपोर्ट आई थी, आज कौन सी रिपोर्ट्स हैं और किन स्टॉक्स पर हैं? दिवाली, कल आपने शुरुआत की थी आईटीसी की बात करके और आज भी आईटीसी फोकस में रहेगा। कल के रनअप के बाद एक रिपोर्ट आई है, उसकी बात करेंगे, लेकिन पहले दो सेक्टर्स की बात कर लेते हैं। आईटी सेक्टर के ऊपर एक कंसाइज रिपोर्ट सीएलएसए ने जारी की है और रिपोर्ट का पैग ये था कि जो ओवरऑल नई जॉब्स है, नई हायरिंग है, वो अभी भी मेलोड हैं, उन पे अभी भी थोड़ी कमी है और ये जारी रहती हुई दिखेगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर ये भी बताया कि सेक्टर के अंदर एचसीएल टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा, ये तीन कंपनियां ऐसी हैं जिनकी इस समय सेक्टर में वैल्यूएशन सबसे कम है। तो अगर रिकवरी आती है सेक्टर में तो ये तीन अच्छे दावेदार बनेंगे। साथ ही इन्फोसिस और टीसीएस दोनों ही कहीं ना कहीं फोकस अब ज़्यादा तौर पे कर रहे हैं डिजिटल और ऑटोमेशन और क्लाउड कारोबार पे, और वहाँ पे अब ज़्यादा विस्तार होता हुआ दिखेगा। तो कहीं ना कहीं सीएलएसए मानता है स्पेस में एचसीएल टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा, इन तीन शेयरों पे आपकी नज़र रहनी चाहिए। बात करें ऑटो सेक्टर की, सीएलएसए ने ही ऑटो सेक्टर के ऊपर एक नई रिपोर्ट जारी की है। जून बिक्री के आंकड़ों के बाद ये रिपोर्ट आई है और फोकस रहा है मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स पे। डेफिनेटली वाई बेसिस पे अगर आप नंबर्स को कंपेयर करेंगे तो आपको प्रेशर देखने को मिलेगा, लेकिन एक अच्छी चीज़ थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वापस से सेल्स में एक रिकवरी के संकेत दिखे हैं और वो गोइंग अहेड पॉजिटिव है सेक्टर के लिए। साथ ही जो जीएसटी के दौरान ये पूरा टर्मोइल चल रहा था, आगे चल के ब्रोकरेज हाउस सीएलएसए मानता है कि जो स्थिति है वो वापस से सामान्य होती हुई दिखेगी। और हाँ, जो इम्पैक्ट जीएसटी का जून बिक्री में रहा था वो वन ऑफ रहा था, गोइंग अहेड वापस से नंबर्स अब एक रिकवरी ट्रेंड पे रह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हैवी कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए आगे चल के स्थिति इंप्रूव हो सकती है, ऐसा सीएलएसए मानता है। और लास्टली आईटीसी, इसके ऊपर एक नई रिपोर्ट जेफरीज ने अब जारी की है। बाई की रेटिंग को मेंटेन रखा है, ऑलमोस्ट 400 रुपये, 398 का टारगेट दे रहे हैं। यहाँ पे अभी एक स्ट्रॉन्ग रनअप की उम्मीद की जा रही है। इनिशियल टारगेट्स 400 रुपये तक के दिए जा रहे हैं और कारण ये है कि जीएसटी के तहत जो सिगरेट प्राइसेस हैं उन पे टैक्स करीब 8 से 10% घटेगा और इसका फायदा कहीं ना कहीं कंपनियां शायद उपभोक्ताओं को देती हुई दिखे, सिगरेट के दाम कम होते हुए दिखे। और कई सालों के बाद दीपाली अब वापस से कंपनी प्राइस को छोड़ के अपने वॉल्यूम और मार्केट शेयर को इंप्रूव करने पे फोकस करती हुई दिखेगी। वो एक पॉजिटिव ट्रिगर आईटीसी के लिए आने वाले दिनों में हो सकता है। ठीक है, तो आईटीसी कल भी एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा था और इंडेक्स के गेन में एक स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन अगर किसी स्टॉक की ओर से आ रहा था तो वो आईटीसी था। सुबह सेंटीमेंट सुधारने वाला और मार्केट्स को ऊपर लिफ्ट करने वाला अगर वो कोई शेयर था तो वो था आईटीसी। हाउसेस अभी भी पॉजिटिव हैं। आज जेफरीज की रिपोर्ट आई जो कि 398 के टारगेट्स की बात करी है। पूरी ही एफएमसीजी पॉकेट में अच्छी बाइंग कल के सेशन में हमने देखी थी। लेकिन एक बात देख लेते हैं क्रूड ऑयल को, स्पेशली इंटरनेशनल मार्केट्स में क्या रुझान रहा, क्योंकि पिछले 7 सेशन से हमने कॉन्स्टेंट रिकवरी देखी थी। अभी का अगर हम हाल देखें तो थोड़े सॉफ्ट है, नाइमैक्स और ब्रेंट दोनों और आधा % नीचे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ब्रेंट क्रूड $49 के ऊपर बना हुआ है और नाइमैक्स क्रूड भी $47 के नजदीक ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर गोल्ड को देखें इंटरनेशनल मार्केट में तो गोल्ड में हमने 7 हफ्तों का निचला स्तर देखा इंटरनेशनल मार्केट में। डॉलर में जो बढ़त है उसकी वजह से सेंटीमेंट्स थोड़े से सॉफ्ट रहे, लेकिन अभी का अगर रुझान देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड और सिल्वर दोनों ही बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अब आज आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कमोडिटीज में, इस पर एक एक्सपर्ट राय ले लेते हैं। वीरेश हिरामत हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हेड रिसर्च है कमोडिटी सेगमेंट के कार्वी कॉमट्रेड से। वीरेश, गुड मॉर्निंग। पहले तो क्रूड पर ही आपका व्यू चाहिए। हालांकि थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है एक रीसेंट कांस्टेंट मूव के बाद इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड, लेकिन अभी भी नाइमैक्स और ब्रेंट दोनों ही $47-49 के नजदीक ट्रेड कर रहे हैं। आज घरेलू बाजार में एमसीएक्स पर क्या करें? पिछले कई सेशन में हमने एक लगातार तेजी देखने को मिला है। उस तेजी में आज एक टेक्निकल करेक्शन देखने को मिल रहा है। जैसे आपने भी कहा था नाइमैक्स और
ब्रेंट दोनों में 0.5% का एक जी। डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिला है। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है एक बाइंग करने के लिए। मेरे को लग रहा है मार्केट, इंडियन मार्केट में एक थोड़ा सा एक करेक्शन ले सकते हैं ओपनिंग ट्रेडिंग में। जो भी एक लेवल आएगा अराउंड 3030 का लेवल में मैं बाइंग का रेकमेंड करूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 2990 का, और आज के लिए टारगेट रहेगा 3100 लेवल्स का। ठीक है, तो 3100 के टारगेट हैं, 2990 का स्टॉप लॉस, 303 के लेवल्स पर बाय करने की सलाह है। गोल्ड पर क्या करें आज? देखिए, गोल्ड और सिल्वर दोनों में कल एक सेल ऑफ जैसा आया था, जैसा इसका एक कारण था डॉलर इंडेक्स में एक बढ़ोतरी आया था, उसके चलते मार्केट में एक दबाव था। आज के ट्रेडिंग सेशन में इंटरनेशनल मार्केट में दोनों फ्लैट चल रहा है। मेरे को लग रहा है ओपनिंग सेशन में थोड़ा सा एक रिकवरी हो सकता है। जो भी एक रिकवरी होगा वो एक बेचने के लिए एक अच्छा मौका है। मैं आज का ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड का बेचने की सलाह दूंगा अराउंड 28,200 में। 27,900 का टारगेट रहेगा और 28,350 लेवल्स का स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, 28,200 के स्तर पर बेचने की सलाह है, 27,900 का टारगेट, 28,350 का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। रुपए में क्या आज व्यू आपका रहेगा वीरेश, कीपिंग इन माइंड कि डॉलर में हमने स्ट्रेंथ देखी कल? देखिए, डॉलर और रुपी दोनों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक लिंक थोड़ा सा वीक हुआ है। मेरे को लग रहा है आज रुपी एक बाइंग का मौका लग रहा है। आज का ट्रेडिंग सेशन में अराउंड 6480 लेवल में बाइंग का रेकमेंड करूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 6470, और आज के लिए टारगेट लगेगा 64.95 लेवल्स का। ठीक है, शुक्रिया वीरेश आपका ये ट्रेडिंग कॉल्स बताने के लिए। लेकिन आगे बढ़ेंगे, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा भी था कि एविएशन स्पेस पर आप नजर रखकर चलें, और एक अच्छी खबर है एयर इंडिया एम्प्लॉयज के लिए। सरकार ने यानी केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया है कि एयर इंडिया की बिक्री के चलते कंपनी के कर्मचारियों की नौकरी नहीं जाएगी। लेबर मिनिस्टर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि सरकार की पूरी कोशिश होगी कि एयर इंडिया की हिस्सेदारी बेचने से किसी की नौकरी ना जाए। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि एयर इंडिया को खरीदने वाली कंपनी जिन पुराने कर्मचारियों को नहीं रख पाएगी उन्हें किन्हीं दूसरी सरकारी कंपनी में नौकरी दी जाएगी। तो ये एयर इंडिया एम्प्लॉयज के लिए रिलीफ भरी खबर है। और प्रधानमंत्री मोदी आज से 3 दिन के इजराइल दौरे पर रवाना हो रहे हैं। इजराइल के पीएम नेतन्याहू एयरपोर्ट पर खुद पीएम मोदी की अगुवाई करेंगे। मोदी 70 साल के इतिहास में इजराइल जाने वाले पहले भारतीय पीएम हैं, और इजराइल ने पीएम मोदी के स्वागत की ऐतिहासिक तैयारियां की हैं। इजराइल ऐसी तैयारी अभी या तो अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए करता है या फिर पोप के लिए करता है, और इजराइल पहुंचते ही पीएम मोदी वहां की एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी देखने के लिए एक फार्म हाउस का दौरा करेंगे। शाम को पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पीएम मोदी के सम्मान में डिनर देंगे। 5 जुलाई को पीएम मोदी इजराइल के राष्ट्रपति रुवेन रिवलिन से मुलाकात करेंगे, और इसके बाद मोदी और नेतन्याहू के बीच द्विपक्षीय चर्चा होगी। इसके बाद पीएम मोदी इजराइल में बसे भारतीयों को संबोधित करेंगे, और पीएम मोदी 26/11 के मुंबई आतंकी हमला में जिंदा बचे होल्सबर्ग मोशे से भी मुलाकात करेंगे। 6 जुलाई को पीएम मोदी भारतीय और इजरायली कंपनियों के सीईओज के साथ लंच करेंगे और उन्हें निवेश का न्योता देंगे, और फिर जर्मनी के लिए रवाना हो जाएंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स को, स्पेशली एजेक्स निफ्टी को और सभी एशियन मार्केट्स को। हालांकि जो क्यूज है, जैसे कि हमने शो की शुरुआत में भी डिस्कस किया, यूएस मार्केट की जो क्लोजिंग थी वो मिक्स्ड रही थी। डाउ जोन्स करीब 130 पॉइंट उछला था, और नेस्डेक, क्योंकि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स थोड़े से वीक थे, उसी का इंपैक्ट हमने नेस्डेक पर देखा, और 0.5% के डिप के साथ नेस्डेक की क्लोजिंग हुई। सभी एशियन मार्केट्स अभी मिक्स्ड हैं। शंघाई थोड़ा नीचे है, निकाई करीब 1/4% ऊपर ट्रेड कर रहा है, कॉस्ट पे बिल्कुल फ्लैट है, ये आप देखिए आपकी स्क्रीन पर भी हैं। लेकिन जो एसजीएक्स निफ्टी है वो बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है। लेकिन कल के मूव के बाद स्पेशली व्यू आज इंडियन मार्केट्स पर पॉजिटिव ही रहेगा। छोटे से दायरे में शायद आज भारतीय बाजार ट्रेड करते हुए दिखे, और जैसे हमने बातचीत की भी थी जगदीश ठक्कर से थोड़ी देर पहले, उनका भी मानना यही था कि 9650 के टारगेट्स के लिए पोजीशंस होल्ड की जा सकती हैं निफ्टी पर, अगर आपने खरीदारी की हुई है तो। एक बार फिर से आपको आउटलुक बता देते हैं। एक सीमित दायरे में आज इंडियन मार्केट्स में ट्रेड हो सकता है। शॉर्ट कवरिंग अगर एक्सटेंड होती है, नई बाइंग आती है, तो कोशिश कर सकता है निफ्टी 9700 तक जाने की। सपोर्ट अब ऑल टुगेदर ऊपर की ओर शिफ्ट हुई है। 9550 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, लेकिन रेंज जरूर ब्रॉडन हो गई है। 9400 के पुट में जिस तरह का ओपन इंटरेस्ट स्ट्रॉन्ग देखा गया है, और वही 9800 की कॉल में, तो 400 अंकों का दायरा अब मार्केट्स के लिए खुल गया है। लेकिन पोजीशंस अगर आपने बनाई हुई हैं तो उसके लिहाज से अभी होल्ड की जा सकती हैं। एविएशन स्टॉक्स पर फोकस करना है, डिफेंस स्टॉक्स पर फोकस करना है, बैंकिंग शेयर्स लाइमलाइट में रहेंगे, ऑटो शेयर्स पर भी आप ध्यान दें, स्पेशली मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्टॉक्स पर। हीरो मोटोकॉर्प के इनफैक्ट जो सेल्स नंबर्स आए हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं, 14% की ग्रोथ देखी है, और
बेस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स कंपनी ने पोस्ट की हैं। तो ये कुछ स्पेसिफिक शेयर्स है जो कि मोमेंटम में जिन पर आप ध्यान दे सकते हैं।